अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। सो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जेवीएम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के ऊपर। सो हमारे पास जो प्रीवियस जावा से जो पहले लैंग्वेजेस थी वहाँ पे अगर हम किसी कोड को किसी मशीन के ऊपर रन करना चाहते थे तो वो कोड ए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड ए है, तो क्या किया जाता था, इसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइलर क्या करता था, उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता था। अब मशीन कोड क्या है? मशीन कोड वो है जो कि जस्ट मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, उसको ह्यूमन नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, और वो मशीन के साथ इंटरेक्ट करती है और वो रनिंग फॉर्म में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोड ए, इसको सोर्स कोड भी कहते हैं। सोर्स कोड, जैसे अभी मैंने जावा की एक क्लास लिखी है तो वो मेरा सोर्स कोड है। तो इस कोड को कंपाइलर कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता था और उसको उस मशीन के ऊपर रन किया जाता है। लेकिन अगर यही कोड, इफ आई वांट टू रन दिस कोड ऑन अनदर मशीन जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, तो अब लिनक्स सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा? आया कि ये कोड दोबारा फिर रन हो जाएगा इसके ऊपर? नहीं। तो सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज जो है हमारे पास जावा से पहले की, वो क्या करती थी, उनको लिनक्स का कंपाइलर चाहिए था। अब लिनक्स कंपाइलर वहाँ पे हो और फिर क्या करता है, उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता, देन वो मशीन, उसके ऊपर जो कोड था वो लिनक्स के ऊपर रन होता था। मीन कि अगर आपने किसी भी दूसरी मशीन के ऊपर कोड को रन करना होता था, वहाँ पे जाके आप उसको दोबारा फिर उसी मशीन के अकॉर्डिंगली जो कंपाइलर बना होता था उसके ऊपर जाके आप कंपाइल करते हैं। देन वो क्या होता है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके आप लिनक्स के ऊपर चलाते हैं। अच्छा, अब जैसे ही कंपाइलर चेंज होता है तो पॉसिबिलिटी ये होती थी कि हमें जो है वो कोड के अंदर भी कोई माइनर मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती थी। मीन के पूरे का पूरा कोड वो वहाँ पे आप शिफ्ट करते थे, शिफ्ट करके वहाँ पे आप कोई चेंजेस करने वाली हैं तो वो करते थे, देन रन होता था। तो यहाँ पे सी प्लस यहाँ पे देखें कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो यही हैं। द सी प्लस प्लस कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड जो हम लिखते हैं इनटू द मशीन कोड ऑफ अंडरलाइंग सिस्टम, जो सिस्टम आपका अंडरलाइंग होता है। इफ यू वांट टू रन दैट कोड ऑन लिनक्स यू नीड टू compile it with a Linux based compiler. Due to the difference in compiler, sometime you need to modify your code. तो ये होता था। अब जावा ने क्या किया, जावा ने इसी एक खामी को, इसी को एक इम्प्रूव किया और नया कॉन्सेप्ट दिया वोरा का कि राइट वंस रन एनीवेयर, कि आप एक दफ़ा लिख लें, चाहे किसी भी मशीन के ऊपर लिखें। अब आप उसको लिनक्स के ऊपर रन करना चाहते हैं, सोलारिस के ऊपर रन करना चाहते हैं, जिस मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या था? मैकेनिज्म ये था कि उसके सोर्स कोड को कंपाइलर, जावा का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। बाइट कोड, आप अभी आप जाएं, हमने जो क्लासेस बनाई थी उस क्लास के अंदर जाके आप देखें कि जो टेस्ट की हमारी क्लास थी, जैसे हम उसको कंपाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया था, मेरे पास ये टेस्ट की फाइल थी, ये देखिए टेस्ट, और साथ ही एक टेस्ट डॉट क्लास फाइल बनी है। मीन कि मैं इसको दोबारा फिर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको टेस्ट डॉट क्लास, इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब दोबारा फिर मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास जो है वो कंपाइल इसका बाइट कोड नहीं पड़ा हुआ। अब दोबारा इसको मैं कंपाइल करता हूँ, मैंने फाइल, क्लास फाइल क्या कर दी थी, मैंने डिलीट कर दी थी, तो यहाँ पे देखें ये कंपाइल करने से दोबारा फिर वो क्लास फाइल मेरी बन गई है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारा जावा का कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसकी एक्सटेंशन हमारे पास डॉट क्लास फाइल। अब उस क्लास फाइल को अब आपको कोड भी नहीं देना पड़ा। ठीक है, पहले क्या था कि आप लिनक्स के ऊपर जाते तो कोड पूरे का पूरा शिफ्ट करते थे, कोड नहीं, अब क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट बाइट कोड आप लेके जाएंगे वहां पे, और बाइट कोड भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम इसको हम मशीन, जिस मर्जी मशीन के ऊपर ले जाएं, तो वो क्या होता है, फिर जावा का एक इंटरप्रेटर है, वो उसको क्या करता है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि आपकी अंडरलाइन मशीन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है जो भी है उस हिसाब से। अब जावा ने पहले इसको सोर्स कोड, बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट किया, और बाइट कोड से फिर मशीन कोड के अंदर
इसको कन्वर्ट किया और दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं। एक तो कंपाइलर यूज़ किया उसने और साथ-साथ हमने उसने इंटरप्रेटर भी यूज़ किया उसने। तो यहाँ पे देखें जावा प्रोग्राम आर कंपाइल्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ जावा इनटू अ फॉर्म जावा बाइट कोड जावा कंपाइलर रीड लैंग्वेज सोर्स डॉट जावा फाइल मीन के वो जावा फाइल की रीड करता है, ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू जावा बाइट कोड, उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है एंड प्लेसेस द बाइट कोड इनटू दी जावा जो क्लास फाइल है उसको, यानी कि उसने सोर्स कोड लेना, उसको ट्रांसलेट करना और बाइट कोड के अंदर डॉट क्लास की एक्सटेंशन के साथ जाके उसको रख देना। द कंपाइलर जनरेट्स वन क्लास फाइल फॉर ईच क्लास कंटेनर इन जावा सोर्स फाइल, यानी कि अगर एक ही फाइल है तो उसके अगेंस्ट अब वो क्या करता था, उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि एक ही उसकी क्लास फाइल जनरेट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक रोल आता है जेवीएम का, जो मेन रोल है जेवीएम का। कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने क्या किया, उसको कंपाइल करके बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हम मैं जो क्लेम कर रहा हूँ कि वारा इसकी प्रॉपर्टी है कि आपने एक ही दफ़ा रन कर लिया, एक ही दफ़ा लिख लिया, तो आप उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं। उसकी वजह क्या थी, उसका जेवीएम मशीन का होना। जेवीएम क्या करती है, आपके पास ये ऐप है, दूसरी ऐप है, तीसरी ऐप है, आपने इसको रन करना है विंडोज़ के ऊपर, ठीक है? तो विंडो का जेवीएम होगा। लिनक्स के ऊपर आपने रन करना है, तो लिनक्स का जेवीएम है। उसने क्या किया, बजाय इसके कि हर एक डिफरेंट मशीन का कंपाइलर वो ले, उसने जेवीएम हर मशीन के लिए अलग-अलग ले लिया। यानी कि उसका रन टाइम एनवायरनमेंट ही उसने अलहदा कर लिया, जेवीएम ही उसने अलहदा कर लिया कि हर मशीन के लिए जेवीएम अलहदा से कर लिया, उसने बना लिया इन्होंने। और बनाने के बाद अब जेवीएम क्या करता है, उसी बाइट कोड को लेता है, बाइट कोड को लेके उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके जो भी उसके साथ रनिंग होती है वो मशीन के साथ इंटरेक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे देखें जेवीएम के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ जावा प्लेटफॉर्म इज वर्चुअल मशीन। जावा बाइट कोड एग्जीक्यूट बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर नॉन एज virtual machine. Most programming language compile source code directly into machine code suitable for execution, जो कि क्या करती है, मोस्टली लैंग्वेज आपके सोर्स कोड को डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। The difference with Java is that it uses bytecode, a special type of machine code. The JVM execute Java bytecode, so Java bytecode can be thought of as the machine language of the JVM. JVM are available for almost all operating system, सारे operating system के लिए available होता है। Java bytecode execute by using any operating systems JVM के बाइट कोड क्या करता है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के JVM को लेके उसको एग्जीक्यूट करता है, होता है वहाँ। सो तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि उन्होंने ये चीज़ अचीव की है कि बजाय इसके कि हम कोड को पूरे शिफ्ट करें, जस्ट आप फाइल को दे दें, डॉट क्लास फाइल को, बाइट फाइल को, तो आप उसको कहीं पे भी जाके रन कर सकते हैं। तो जेवीएम आपका क्या होता है, जेवीएम आपका जेआरई के अंदर होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। बेसिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक रन टाइम हम एनवायरनमेंट सेट करते हैं और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। और जेआरई के अंदर बेसिकली क्या होता है, जेआरई के अंदर जावा वर्चुअल मशीन होती है और कुछ एपीआईज हमारी होती हैं कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमने क्लासेस रखी होती हैं, जेवीएम के अंदर होती हैं। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपना एक जेवीएम रखता है। अगर हमने उसके ऊपर जावा का कोड रन करना हो, तो जेडीके भी जब हमने डाउनलोड किया था तो विंडोज़ के लिए अलहदा किया, वहाँ पे लिनक्स के लिए भी अलहदा से पड़ा हुआ है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये आपके पास जो उसका रन टाइम एनवायरनमेंट है वो पड़ा होगा, वहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन की भी होगी। सो द जावा वर्चुअल मशीन इज द पार्ट ऑफ जेवीएम, जो है इज द पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम जो कि जेआरई है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू आर्किटेक्चर रिक्वायर डिफरेंट जेआरई, यानी कि जिस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है उसको डिफरेंट जेआरई चाहिए होता है। द जेआरई कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ बिल्ट इन क्लासेस, जिसको हम एपीआईज का नाम देते हैं, और साथ में यानी कि इसके अंदर एपीआईज होती हैं, बिल्ट इन क्लासेस होती हैं और साथ में जेवीएम है। Without an available without an available JRE for a given environment, it is impossible to run Java software। कि हमारे पास अगर JRE environment नहीं है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको देखना, इसको रन करना जावा के environment को। सो आज का लेक्चर बेसिकली जो थीम था वो ये था कि बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको जैसे हम मशीन चेंज करते हैं, मीन ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं, उसको दोबारा रिकम्पाइल करना पड़ता है। लेकिन
इसके जावा का जो कोड है उसको रिकम्पाइल नहीं करना पड़ता। जस्ट आप क्या करें, कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड फाइल है, बाइट कोड को आप किसी भी जगह पे, आप किसी भी मशीन के अंदर आप ले जाके यूज़ कर लें और आपको कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। और जावा जो है वो क्या करती है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही इस्तेमाल करती है। अब इसका यूजेज आगे जाके मैं बताऊंगा कि जब हम फेजेस की बात करेंगे, अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर बताऊंगा कि वहाँ पे इसने जावा ने सिक्योरिटी पर्पज भी कुछ अचीव किए हैं जो कि अदर लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है, जो कि जावा के अंदर उसने इन्होंने बनाए हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ये जो हमने इंटरप्रेटर दरमियान में यूज़ किया है। सो ये, और ये कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने अंडरलाइंग जेवीएम जो है वो हर मशीन के लिए अलग से बना दी, हर मशीन के। सो आई होप you enjoy this video lecture. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.